नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, रूस और यूक्रेन लंबे समय से युद्ध संघर्ष में घिरा हुआ है और वैश्विक दुनिया के द्वारा तमाम तरह की कोशिश करने के बावजूद भी इन दोनों देशों के बीच शांति समझौता नहीं हो पाया है। लेकिन अब एक नई पहल फिर से की जा रही है और उम्मीद जगह है कि इस बार शांति समझौता हो सके। क्योंकि यहां पर देखेंगे तो सऊदी अरब में ये बातें अब की जा रही है। दोनों देशों के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, अमेरिका के भी अधिकारी मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा ही इसमें अभी भी पहल किया जा रहा है। दरअसल सऊदी अरब के रियाद में रूसी और अमेरिकी वार्ताकार जो हैं आंशिक युद्ध विराम को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, यानी कि सीज फायर कुछ हद तक कोशिश में लाया जा सके। अब यहां पर एक बात समझिए, जिस भवन में सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के अधिकारी हैं, उसी भवन में यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल भी है। लेकिन फिलहाल अभी तक ये जानकारी मिला है कि यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल और रूस के अधिकारियों के बीच सीधी कोई मुलाकात नहीं हो सकता है या नहीं होने के चांसेस अभी हैं। लेकिन कुल मिलाकर के वार्ता का उद्देश्य यह है कि युद्ध विराम जो है उसको किसी भी आधार पर लागू किया जाए, उसको स्थापित किया जाए और विशेष रूप से एक बातचीत जो है वह काला सागर रीजन को लेकर के है, ब्लैक सी रीजन को लेकर के। आप जानते हैं इस क्षेत्र में ब्लैक सी रीजन है जो कि अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, खास करके सामरिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से देखेंगे। अब इसमें कैसे यह महत्व रखता है ब्लैक सी, देखिए रूस में अगर बात करेंगे तो रूस का कहना है कि रूस कथित तौर पर संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में हुए 2022 में एक अनाज समझौता हुआ, तो रूस चाहता है कि उस अनाज समझौते को फिर से पुनर्जीवित कर दिया जाए। दरअसल रूस ही इसी समझौते से 2023 में बाहर हुआ था। कैसे हुआ था इसको समझिए। देखिए इसमें इस समझौते में क्या कहा गया कि यूक्रेन को कुछ तरह का छूट होगा। यूक्रेन को क्या छूट होगा कि वह समुद्री मार्ग से अपना अनाज जो है वह निर्यात कर सकेगा, दूसरे देशों तक पहुंचा सकेगा। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन होता क्या था कि काला सागर से जैसे ही यूक्रेन अपना अनाज कहीं निर्यात करता था, रूस के द्वारा अटैक करना शुरू हो जाता था। तो इस समझौते के तहत यह छूट मिला कि रूस अटैक नहीं करेगा। अब बदले में रूस को क्या मिलेगा, तो बदले में रूस काला सागर के जरिए कृषि उपज और उर्वरक का निर्यात कर सकता था, है ना। और बदले में रूस यह भी चाहता था कि जो वेस्टर्न कंट्री के द्वारा बहुत तरह के प्रतिबंध उस पर लगाए गए हैं उससे भी उसको राहत मिल जाए। ये सारा चीज चलता रहा। ये 2022 में हुआ था, संयुक्त राष्ट्र और तुर्की इसकी मध्यस्थता कर रहे थे, यूक्रेन रूस में ये काम हुआ। हालांकि फिर क्या हुआ, रूस 2023 में इस समझौता से हट गया। क्यों हट गया? रशिया का यह कहना हुआ कि देखिए आपने ये कहा था कि हम पर जो वेस्टर्न कंट्री के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है वह हटाया जाएगा, लेकिन वह अभी भी प्रभावी बना हुआ है। तो अब ये समझिए कि रूस फिर से चाह रहा है, क्योंकि अभी उसकी माली हालात देखेंगे तो बहुत खराब है, तो रूस चाह रहा है कि फिर से यह समझौता जो है उसको मंजूरी मिल जाए। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर अभी बहुत बड़ा सकारात्मक कदम होगा काला सागर क्षेत्र में। अब इस विवाद पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन विवाद अपने आप में दुनिया के लिए अब सबसे एक जटिल समस्या बन चुका है, क्योंकि लगातार ये कोशिश किया गया कि समाधान हर तरीके से ढूंढा जाए, लेकिन हो नहीं पाया। इसकी वजह क्या है? दरअसल इन दो देशों के बीच विवाद का कारण आज का नहीं है, एक ऐतिहासिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारणों पर भी निर्भर करता है। कैसे क्या क्या बातें हैं जरा उसको समझने की एक एक करके कोशिश करते हैं। देखिए, सोवियत संघ का विखंडन होना, आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है कोल्ड वॉर शुरू होता है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, और फिर 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। यूक्रेन 1991 में फिर स्वतंत्र होता है, लेकिन रूस इसे अपना प्रभाव वाला क्षेत्र अभी भी मानता रहा है। इसके बाद एक और जगह है, वह है क्रीमिया। क्रीमिया वह जगह है जिसको लेकर के सबसे अधिक संघर्ष हुआ और रूस ने कब्जा कर लिया 2014 में। देखिए 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, जिससे यूक्रेन और पश्चिमी देशों में असंतोष बढ़ गया। क्योंकि यह जगह जो है क्रीमिया, वह देखेंगे आप तो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वेस्टर्न कंट्री को रूस से यहां पर प्रॉब्लम होने लगा। नाटो और यूरोपीय संघ का मुद्दा क्या है? यूक्रेन जो है वो लगातार ये कोशिश करता रहा कि वह नाटो से जाकर के मिले या यूरोपीय यूनियन से जुड़ता रहा, लेकिन रूस इसको अपने लिए खतरा मानता है। रूस यह कहता है कि अगर वह नाटो से जाकर के मिल जाता है तो निश्चित तौर पर अमेरिका के जो तोप हैं
वह रूस के बिल्कुल सीमा तक आ जाएगा। इसलिए वो किसी भी हाल में यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहता। और ये युद्ध भी जो शुरू हुआ है वह इसी मुद्दे को लेकर के। डोनबास रीजन क्या है, इसका क्या संघर्ष है? 2014 में डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूसी समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेनी सेना के बीच यहां पर झड़प होता है और यह झड़प जो है काफी ज्यादा हो जाता है। रूस का पूर्ण पैमाने पर आक्रमण 2022 में यहां पर फिर होता है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर बड़ा सैन्य हमला किया, जिससे आगे चल करके पूरी तरह से जो है यह युद्ध में तब्दील हो गया। यह अभी तक का घटनाक्रम हो रहा है। लेकिन उस समय से ही ये कोशिश किया गया कि संघर्ष को खत्म किया जाए और क्षेत्र में स्थिरता शांति के माहौल को स्थापित किया जा सके। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, यहाँ पर रूस अपनी सुरक्षा और प्रभाव क्षेत्र बनाए रखना चाहता है, जबकि यूक्रेन जो है वह कहता है कि वह आजाद है। तो निश्चित तौर पर एक आजाद देश की पहचान उसकी संप्रभुता है। संप्रभुता कहने का तात्पर्य यह हो गया कि वह अपने हित को ध्यान में रखते हुए अपने देश, अपने नागरिकों, अपने प्रशासन के लिए फैसले ले सकता है। लेकिन रूस ये नहीं चाहता है। नाटो और पश्चिमी देशों का समर्थन यूक्रेन को मिल रहा है, जिससे संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ये कहा गया कि रूस जब 2022 में इस पे अटैक किया यूक्रेन पर, तो कहा गया यूक्रेन ज्यादा नहीं टिक पाएगा रशिया के सामने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कारण नाटो के जो देश हैं और वेस्टर्न कंट्री के द्वारा भारी भरकम मदद दिया गया। जो बाइडेन प्रशासन, जब अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति थे उनके द्वारा काफी मदद दिया गया, फिर जर्मनी के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, उसके बाद फ्रांस के द्वारा, इन सभी देशों ने यूक्रेन का काफी मदद किया। क्रीमिया और डोनबास क्षेत्र, ये दो ऐसा एरिया है जो विवाद समाधान में सबसे बड़ा बाधा है, क्योंकि इस दो क्षेत्र पर रूस ने कब्जा कर लिया है और यूक्रेन का कहना है कि इस क्षेत्र को रूस को छोड़ करके पीछे हटना पड़ेगा। हथियारों की आपूर्ति की बात करेंगे और आर्थिक हित, ये दोनों एक ऐसे वजह हैं जिससे शांति स्थापित नहीं हो पा रहा है। कूटनीति वार्ताएं जितनी भी की गई हैं अभी तक दोनों देशों के बीच, सभी के सभी विफल रहे हैं, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी मांगों पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, जितने भी काम किए गए हैं सभी विफल हुआ। अब रूस की क्या मांगे हैं, क्या उसकी इच्छाएं हैं, इसको समझिए। सबसे पहली बात है कि ये युद्ध के कारण तो बहुत हैं, लेकिन किसी भी चीज के, किसी भी घटना के तात्कालिक कारण होता है। तो इसका तात्कालिक कारण क्या रहा कि नाटो का मेंबर बनना चाहता था यूक्रेन और रूस इसको रोकना चाहता था। तो यूक्रेन को जो नाटो की सदस्यता से रोकने के लिए निश्चित तौर पर यह अटैक करता है। पूर्वी जो यूक्रेन का क्षेत्र है उस पर रशिया के द्वारा नियंत्रण कर लिया जाता है, जैसे डोनेट्स्क हो गया, लुहांस्क हो गया, कि जिसको डोनबास का क्षेत्र कहा जाता है। वह रूस चाहता है कि उस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाए रखा जाए, है ना। हालांकि यूक्रेन में कुछ लोग जो इस क्षेत्र के हैं, डोनबास क्षेत्र के, वह भी रसिया के प्रभाव में रहना चाहते हैं, वह भी रसिया के साथ मिलकर के रहना चाहते हैं। यह भी एक अपना इशू है वहां पर। पश्चिमी प्रभाव को कम करने की बात रूस हमेशा कहता रहा है। रूस का कहना है कि वेस्टर्न कंट्री का इन्फ्लुएंस जो है यूक्रेन में बहुत ज्यादा है, खास करके अमेरिका को लेकर के, और इस वजह से रूस को कहीं ना कहीं अस्थिर करने की कोशिश की जाती रही है। रूस पर विभिन्न तरह के जो है आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते रहे, राजनीतिक प्रतिबंध लगाए जाते रहे, सैन्य और राजनीतिक ताकत दिखाना। निश्चित तौर पर रूस ये कोशिश करेगा, वह दुनिया के सामने अपने आप को एक बड़ी ताकत बनाने की कोशिश करेगा। दूसरी बात, यूक्रेन की पहचान को कहीं न कहीं चुनौती देना, क्योंकि यूक्रेन जो लगातार कहता रहता है कि वह एक संप्रभु राष्ट्र है और वह निश्चित तौर पर अपने फैसले ले सकता है। रूस कहता है कि ये हमारे प्रभाव का क्षेत्र है, तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हिस्सा उसको मानता है। ऊर्जा और व्यापार पर नियंत्रण की बात करेंगे तो यूरोप जाने वाली जो गैस पाइपलाइन है उस पर अपना प्रभाव रूस बनाए रखना चाहता है। यूक्रेन को तटस्थ बनाना इसलिए चाहता है कि यूक्रेन ना तो नाटो में जाए और ना ही पूरी तरह से पश्चिमी खेमे में चले जाए, यानी कि यूरोपियन यूनियन की तरफ जाए। रूस समर्थक सरकार यहाँ पर चाहता है, रूस चाहता है कि यूक्रेन में एक ऐसी सरकार हो जो रूस समर्थक नीतियां बनाए। और दूसरी बात, पश्चिमी प्रतिबंध हटाना। रूस पर अमेरिका और यूरोप द्वारा लगाए गए जितने भी तरह के आर्थिक प्रतिबंध हैं वह हटा लिए जाएं, यह भी उसकी एक इच्छा है, मांग है। अब यूक्रेन की क्या प्रमुख मांग है, उसकी क्या इच्छा है, इसको समझिए। रूसी सेना की वापसी, खास करके जिन जिन क्षेत्रों में, जो डोनबास का क्षेत्र है, जो क्रीमिया का क्षेत्र है, वहां से चाहता है कि रूसी सेना वापस चले जाए। यूक्रेन की पहली मांग है ना। और दूसरी बात, यूक्रेन की जो संप्रभुता है, जो उसकी क्षेत्रीय अखंडता है, उसको कायम रखा जाए। नाटो और यूरोपीय संघ की सदस्यता अपनी संप्रभुता के आधार पर कहता है। वह कहता है कि भाई हम संप्रभु राष्ट्र हैं, तो हम अपने हित को ध्यान में रखते हुए जिस भी संगठन से जुड़ना चाहे ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। रूस ये डिसाइड करने वाला कौन होता है। तो जाहिर सी बात है, नाटो का वो मेंबर बनना चाहता है, यूरोपीय संघ से भी वो जुड़ना चाहता है, जो रूस
हरगिज नहीं चाहता। युद्ध के लिए रूस से हर्जाना मांगना भी वो चाहता है। वह कहता है कि रूस ने जबरदस्ती उस पर युद्ध थोपा और उसके यहाँ स्थिति बहुत बदहाल कर दिया, जिस वजह से यूक्रेन की पूरी जो आर्थिक हालात हैं वह पूरी तरह से बद से बदतर हो गया। इसीलिए रूस को चाहिए कि वह यूक्रेन को युद्ध थोपने के बजाय मुआवजा दे, उसके बदले उसे हर्जाना मिले, जो कि रूस नहीं चाहता है। रूसी युद्ध अपराधों पर न्याय भी वह चाहता है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए, पुतिन समेत जिम्मेदार लोगों को सजा भी मिलनी चाहिए और इस सब कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी में होना चाहिए। सुरक्षा की गारंटी में मांगता है कि भविष्य में किसी भी हमले से बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समझौता होना चाहिए, जिसमें यदि रूस फिर से यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो यूक्रेन को समझौते में जो बातें होगी उसके आधार पर सुरक्षा कैसे दिया जाएगा, इसकी पूरी व्यवस्था हो। आर्थिक पुनर्निर्माण में मदद भी चाहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रूस ने पूरे यूक्रेन को एक तरह से आप कह सकते हैं कि धुएं में बदल दिया है। जितने भी भवन हैं सभी को खत्म कर दिया गया है, बुनियादी ढांचे बर्बाद कर दिया गया है, उद्योग पर बम बरसाए गए हैं, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद किया गया। तो यहाँ पर यूक्रेन यह भी चाहता है कि उसको इन सब चीजों को बेहतर करने के लिए वैश्विक समर्थन भी फिर से मिल सके। ये दोनों पक्षों के अपने अपने मांग है। अब प्रयास क्या क्या हुए हैं रूस यूक्रेन युद्ध संघर्ष जो है उसको समाप्त करने के लिए? देखिए, कई प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी तक तो यही बातें हैं कि स्थायी समाधान कुछ भी नहीं निकला है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की बात करेंगे तो यूरोप के बहुत सारे देश इसको लेकर के कोशिश कर चुके हैं। फ्रांस ने भी किया, जर्मनी ने किया, इससे पहले जो बाइडेन प्रशासन ने भी किया, अन्य देशों ने भी कोशिश किया कि बातचीत के द्वारा मध्यस्थता हो जाए। इसके अलावा देखेंगे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी जो है वो प्रयास कर चुके हैं। कूटनीति वार्ता भी हुआ है, लेकिन कूटनीति वार्ता भी जो है किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सका। सबसे जो बेहतर नतीजा का उम्मीद जगा वो भारत के द्वारा किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जाते हैं विजिट करने के लिए मास्को, और मास्को पहुंचते हैं तो दुनिया भर में इनकी निंदा भी होती है, पर प्रशंसा भी किया जाता है कि इस दौर में रूस पहुंचते हैं ये, और इनसे उम्मीद की गई कि फिर आप पुतिन से बातचीत भी कीजिए। कोशिश किया भी गया। फिर अगले ही महीने जो है वो कीव पहुंचते हैं, कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी। वहां जेलेंस्की से इनकी मुलाकात होता है और यह कहा गया कि अब वह दिन दूर नहीं जब दोनों जो है जेलेंस्की और पुतिन एक ही टेबल पर बैठ के चाय पीते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। वार्ता वहां से भी विफल हुआ। फिर आ गए ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के प्रशासन में एंट्री होता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रंप इफेक्ट के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लगातार कोशिश किया कि चीजें बेहतर हो, जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाया और बहुत ज्यादा बहस हो गया, यूं कह सकते हैं जेलेंस्की को एक तरह से बेइज्जत करने का कोशिश किया। इसके बाद जेलेंस्की जो है उनकी बात ना मानते हुए वहां से बिना भोजन किए हुए, निमंत्रण को ठुकराते हुए वहां से वो निकल चुके। तो ये सारी कोशिशें हुआ, लेकिन लगातार जो है एक तरह से कोशिश किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा अभी भी कि दोनों देशों के बीच फिर से वार्ता हो जाए। और यहाँ पर जो है एक तरह से देखेंगे तो सऊदी अरब में अब उम्मीद एक जगह है कि आंशिक रूप से ही सही लेकिन युद्ध विराम हो और फिर उस पर आगे बढ़ा जाए। और अब सऊदी अरब में एक ही भवन के अंदर जो है रूस के अधिकारी भी मौजूद हैं, यूक्रेन के अधिकारी भी मौजूद हैं, अमेरिका के अधिकारी भी मौजूद हैं और दोनों अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। देखना होगा, उम्मीद जगह है कि शायद चीजें बेहतर हो जाए। समय के साथ क्या रिजल्ट आता है हम सब की नजर इस पर रहेगा। एक प्रश्न आपके लिए, वर्ष 2022 में रूस यूक्रेन के मध्य हुए अनाज समझौते की मध्यस्थता किसने की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र और तुर्की, जर्मनी और पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। ये चार में से एक विकल्प सही होगा। जो भी आपको सही लगता हो उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या रूस यूक्रेन के बीच जो विवाद है उसका समाधान कैसे निकल सकता है, और यदि समाधान निकलता है तो भारत की भूमिका उसमें कैसी रहनी चाहिए? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।